अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9 क्लास बायो के अंदर जो है चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियली हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे। ना प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स को मेनली जो है वो ट्रांसपोर्ट जो करवानी होती है चीज़ों की, वो वाटर एंड मिनरल्स हैं, जो कि रूट से जो है जो मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो ये है कि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट से जो है वो एब्जॉर्ब किए जाएँ और फिर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किए जाएँ। और ये जो रॉ मटेरियल है ये लीव्स तक जाता है, लीव्स उसे सिंथेसाइज करते हैं, फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और फिर दूसरी ट्रांसपोर्ट होती है जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट होती है, जिसके अंदर जो बना बनाया खाना होता है उसे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर उस ट्रांसपोर्ट की बात करने वाले हैं जो कि इन्वायरमेंट से किसी ऑर्गन तक हो रही है, जिसके अंदर वाटर आता है और जिसके अंदर मिनरल की ट्रांसपोर्ट आती है। तो वाटर और मिनरल दोनों जो है ये प्लांट के अंदर एंटर होते हैं रूट से। तो रूट को इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको रूट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो दो तरह के स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है, एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली। बहुत आसान है। एक्सटर्नली अगर आप देखेंगे तो रूट की एक टिप होती है, जैसे ये स्ट्रक्चर है तो रूट की एक टिप है और इस टिप के ऊपर जो है वो एक कैप लगा हुआ होता है जो कि रूट कैप होता है। तो ये टिप वो रीजन होता है जो कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है। यहाँ पर कौन से सेल्स हैं जो ग्रोथ करवा रहे होते हैं? तो ये एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम कहलाते हैं, मैंने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करवा रहे होते हैं, दैट इज़ वाई रूट जो है वो डाउनवर्ड ग्रो कर रही होती है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो रूट है वो डिवाइडेड होती है। इसके अंदर प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं, फिर सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं, फिर टर्शियरी ब्रांचेस होती हैं, और जो ब्रांचेस हैं वो फर्दर कवर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच है, तो इस ब्रांच के अंदर भी जो है वो बारीक बारीक से बहुत सारे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। रूट हेयर कुछ नहीं होती, जो कि ये जो सेल्स हैं जो कि सबसे आउटर लेयर बनाते हैं, इस सेल को हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये एक सेल है जो कि आउटर लेयर बना रहा है रूट की। तो कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि एक्सटेंड हुए हुए होते हैं इस तरह से। ये एक्सटेंशन जो है ये रूट हेयर कहलाती है, और ये रूट हेयर बेसिकली करी जा रही होती है जो सॉइल है, उस सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं ये उनके दरमियान में घुसी हुई होती है, और यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ये इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया जिसके थ्रू जो है वो वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है। इंटरनली अगर हम बात करें तो इंटरनली देखने के लिए आपको टीएस निकालना पड़ेगा। टीएस ट्रांसफर सेक्शन होता है जो कि एक्स एक्सेस के ऊपर आप काटें, इसको अगर आप खीरे की तरह काटें और एक स्लाइस निकाल के देखें तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये जो आउटर लेयर है इसकी मैं बात कर रहा था, ये जिन सेल से बनी हुई है उन्हें एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। तो ये एपिडर्मिस है, ये आउटर लेयर। उसके बाद ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये लेयर जो है ये कहलाती है एंडोडर्मिस। तो एक एपिडर्मिस है और एक एंडोडर्मिस है, और इनके दरमियान जितने भी सेल्स की लेयर आपको नज़र आ रही हैं इन्हें हम कॉर्टेक्स के सेल्स कहते हैं, दीज आर कॉर्टेक्स। और ये कुछ बारीक बारीक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं ये रूट हेयर है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि आपको ट्रांसफर सेक्शन पर नज़र आएगा। ये रूट का स्ट्रक्चर है जो कि आपका एक्सटर्नल है। तो ये रूट कैप है, और ये एरिया है ये आपको जो नज़र आ रहा है ये एक्सटर्नल जो मैं रेड कर रहा हूँ ये रूट कैप है, और इसके अंदर ये रूट की टिप है, ये जहाँ पर सेल की डिवीजन हो रही है कंटिन्यूसली। अच्छा, उसके बाद ये एपिडर्मिस है, ये जो आउटर लेयर है ये एपिडर्मिस है, इससे ये एक्सटेंशन निकली हुई है, ये रूट हेयर है। और इसके बाद ये जितना भी वाइटिश एरिया आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाद अंदर की तरफ जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ वैस्कुलर बंडल। इस वैस्कुलर बंडल के अंदर जो सेंटर में है ये जाइलम है, और इसके सराउंडिंग में जो आपको पाइप नज़र आ रहे हैं ये फ्लोएम है। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन के ऊपर आपको एक आउटर लेयर नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस, और इसी लेयर के कुछ सेल्स जो हैं वो एक्सटेंड होकर रूट हेयर बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एपिडर्मिस के सेल है। जिस तरह आपकी स्किन की जिस तरह आपकी बॉडी की कवरिंग है जिसे आप स्किन कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये कवरिंग है एपिडर्मिस, और कुछ सेल्स जो हैं वो इस तरह से एक्सटेंड हुए हुए होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रूट हेयर। कॉर्टेक्स जो है ये वो पार्ट है जो कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के दरमियान मौजूद होता है। इसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ लेयर्स मौजूद होती हैं सेल्स की। तो ये जितना भी पार्ट है ये आपका कॉर्टेक्स है। अच्छा, अब आ जाते हैं वाटर और आयंस की अपटेक किस तरह से होती है। तो ये तो आपको पता लग गया कि ये रूट हेयर के ज़रिए हो रही है। अब रूट हेयर के अंदर ऐसा क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है कि भाई जिसके थ्रू जो है वो वाटर और मिनरल्स सॉइल से मूव करके जो है वो रूट हेयर के अंदर आ जाता है। तो भैया देखें, हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, एक को हम कहते हैं पैसिव और एक को हम कहते हैं एक्टिव। ये बहुत आसान है। पैसिव वो है कि जिसके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, खुद ब खुद हो रही है, और एक्टिव वो है कि जिसके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि आपने पार्क्स के अंदर स्लाइड्स देखी हैं। पार्क्स के अंदर क्या आपने वाटर पार्क्स जो होते हैं उनके अंदर भी आपने स्लाइड्स देखी हैं। इस स्लाइड के ऊपर से अगर आप नीचे आना चाहें तो आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, आप बस बैठे हैं उसके ऊपर, पानी उसके अंदर मौजूद होता है और आप आराम से नीचे चले आते हैं, बिकॉज ग्रेविटी आपको नीचे लेकर आ रही है।
लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए जो है वो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि ये हायर लेवल के ऊपर है और ये लोअर लेवल के ऊपर है। जब भी आप हाई से लो जाते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब आप लो से हाई जाते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली अगर मेरे पास दो जगहों के ऊपर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक तरफ मेरे पास मॉलिक्यूल है हाई और एक तरफ मेरे पास मॉलिक्यूल है लो। फॉर एग्जांपल आप वाटर की बात कर लें तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे कम है। तो यूजुअली चीज़ें मूव करती है जहाँ हाई हो वहाँ से लो की तरफ, और जब भी वो हाई से लो की तरफ मूव करती हैं उनके लिए उन्हें एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब चीज़ें मूव करती हैं लो से हाई की तरफ यानी ऑपोजिट मूव करती हैं तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक और एग्जांपल ये कि जब आप बस के अंदर चढ़ते हैं, जो बस खचाखच भरी होती है उसके अंदर जब चढ़ते हैं आप, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं और आपको अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। बट बस से उतरने वाले को इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती अनलेस के बाहर भी बहुत ज़्यादा रश लगा हो। इवन अगर बाहर काफ़ी रश भी लगा होता है तब भी उतरना जो है वो कंपैरेटिवली आसान होता है चढ़ने से, ठीक है। तो जब भी चीज़ें मूव करेंगी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की तरफ, हाई नंबर से लो नंबर की तरफ, तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट यूजिंग एनर्जी जब भी काम हो रहा है, जब भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। और जब भी चीज़ें मूव करेंगी अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब यह है कि लो क्वांटिटी से हाई क्वांटिटी की तरफ मूव करेंगी, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी जो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एक मॉलिक्यूल होता है, ये बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एटीपी के थ्रू जो है एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है और इसके थ्रू जो है वो चीज़ें मूव करती हैं लो से हाई। सो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल के अंदर आता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो प्रोसेसेस हैं, एक का नाम ऑस्मोसिस है, एक का नाम डिफ्यूजन है। बहुत आसान से प्रोसेस है। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल जब हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे आप डिफ्यूजन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने परफ्यूम जो है वो अपने ऊपर स्प्रे किया तो कमरे के कोने में बैठा जो शख्स है उसको भी वो स्मेल आई। उसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी के अराउंड परफ्यूम के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा थे और बाकी कमरे में परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स कम थे, तो उन मॉलिक्यूल से मूव करना शुरू किया हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है जब भी हाई से लो तो उसे आप डिफ्यूजन का नाम देते हैं। जबकि ऑस्मोसिस की जब आप बात करते हैं तो आप स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं वाटर की, और दूसरी बात आप ऐड करते हैं एक अदद स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देती है, कुछ को नहीं देती। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये सॉल्यूट को गुजरने की इजाज़त नहीं देगी। सॉल्यूट नहीं गुजर सकता। क्या गुजर सकता है इसके थ्रू? वाटर। तो अब जो वाटर है वो वहाँ से मूव करेगा जहाँ वो ज़्यादा है, वहाँ की तरफ जहाँ वो कम है। ये वाली मूवमेंट जो वाटर की हो रही है कहाँ से? जहाँ वो ज़्यादा था वहाँ से कम की तरफ, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू ये वाली मूवमेंट जो है ये कहलाती है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर फ़र्क है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पल दी हुई है ये मेरे ख्याल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा ये वाली अगर आप देखें तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये मूव कर रहे हैं। ये मेम्ब्रेन है आपके पास, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये एक तरह की प्रोटीन लगी हुई है, इसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। अच्छा हुआ क्या, जब ये मॉलिक्यूल आकर इस कैरियर प्रोटीन के साथ बाउंड हुआ तो इस कैरियर मॉलिक्यूल का शेप चेंज हुआ। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो कैरियर मॉलिक्यूल ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो कैरियर मॉलिक्यूल ऊपर से बंद है, नीचे से खुला हुआ है। बेसिकली ये पलट गया। जिस तरफ सब्सटेंस बाउंड हुआ था वो पहले आउटसाइड की तरफ था, उसके बाद ये टोटली पलट गया, 360 डिग्री पलट गया और ये वाला जो साइड है वो इस तरफ आ गया। लेकिन ये काम खुद ब खुद नहीं हुआ। ये काम करवाने के लिए क्या चाहिए थी? ये काम करवाने के लिए एनर्जी चाहिए थी। तो अगर आप यहाँ देखें तो एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड था। उस एटीपी के मॉलिक्यूल की मदद से हुआ ये कि इसका जो शेप था उसके अंदर चेंज आया और जो मॉलिक्यूल पहले बाहर था वो अब ट्रांसफ़र हो गया अंदर। तो इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है कि जिसके अंदर चीज़ें मूव करें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अभी यहाँ दिखाई नहीं है अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन है, दिखाई नहीं है, बट ये चीज़ें मूव करती हैं यूजुअली लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? एटीपी के मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आके एनर्जी सप्लाई करता है, जिसके ज़रिए मॉलिक्यूल्स के शेप के अंदर चेंज आता है। ये टाइप कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि किस तरह से वाटर जो है वो सॉइल से आता है आपके पास रूट हेयर के अंदर और फिर आगे ट्रैवल करता है। तो आपको पता है कि रूट हेयर जो है ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर है। इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। जहाँ से एब्जॉर्प्शन होनी है वो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होनी है वो एरिया जो है वो सरफेस एरिया जो है ये बढ़ा देता है। जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होते हैं उतना ज़्यादा एरिया जो है वो मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास रूट की एक ब्रांच है, अगर यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगी तो सिर्फ इतना एरिया है जिससे एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, अगर इसमें रूट हेयर नहीं है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें ये वही ब्रांच है, लेकिन अब इसके अंदर ये रूट हेयर निकले हुए, इस तरह के बहुत सारे रूट हेयर निकले हुए। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ से 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 इतना ज़्यादा एरिया, ये एक हेयर की वजह से। इस तरह के बहुत सारे हेयर जब आ जाते हैं तो जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, जिस स्पीड के ऊपर वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो रहे थे, वो बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है, अब अगर आप इस रूट हेयर की बात करें तो इस मैंने आपको बताया था कि रूट हेयर कुछ नहीं है। रूट हेयर बेसिकली जो सेल है, ये एक सेल है एपिडर्मिस का, उसकी एक्सटेंशन है, सॉरी ये सेल है, इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म मौजूद होगा और ये जो लेयर है ये बेसिकली सेल की क्या है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। तो आपको पता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास एक अदद स्ट्रक्चर होता है जिसका वैक्यूल का नाम देते हैं। तो उस वैक्यूल के अंदर जो है आपके पास सेल सैप पड़ा हुआ होता है, या साइटोप्लाज्म भी जो है उसको आप सेल सैप समझ लें। सेल सैप बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर शुगर होती है, यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह होते हैं, सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जो सेल की मेम्ब्रेन है, जो रूट हेयर की जो मेम्ब्रेन है, वो इस सेल सैप को बाहर जाने से रोकती है। अच्छा, अब ये सेल सैप जो है ये बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है, आपके पास जो सेल सैप है उसकी जो वाटर लूज करने की टेंडेंसी है, यानी सेल के अंदर जितना भी सोल्यूशन है उसके अंदर जो पानी है वो पानी लूज नहीं कर सकता। उसका रीज़न है, उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो एबिलिटी है वाटर को लूज करने की, वो लो है। इस वाटर की लॉस करने की जो टेंडेंसी है, जो एबिलिटी है, इसको हम वाटर पोटेंशियल का नाम देते हैं। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ, ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल है, इसकी एक ना एक एबिलिटी होती है कि क्या इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे या नहीं। तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो एबिलिटी है इसकी, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कि ये कितना वाटर को लूज कर सकता है, ये कहलाता है वाटर पोटेंशियल। अगर मैं कहूँ कि इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें से आसानी से पानी बाहर जा सकता है। और अगर मैं कहूँ इसका वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसकी एबिलिटी कम है, इसकी टेंडेंसी कम है, तो आसानी से पानी बाहर नहीं जा सकता। तो जो रूट हेयर के सेल्स हैं उनके अंदर जो सोल्यूशन मौजूद है, जिसको आप कह रहे हैं सेल सैप, इस सेल सैप की जो टेंडेंसी है वाटर को लूज करने की, वो कम है। यानी इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, इसका वाटर पोटेंशियल कम है। मैं बताता हूँ वाटर पोटेंशियल कम क्यों होता है। देखिए, आपके पास जो प्योर वाटर है, ये आपके पास प्योर वाटर है, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट का पार्टिकल नहीं है, खाली H2O है। इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा, यानी इसकी जो वाटर लूज करने की एबिलिटी होगी, वो होगी मैक्सिमम, ठीक है, इसकी एबिलिटी मैक्सिमम है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को कोई रोकने वाला नहीं है, ये आराम से बहते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ एक अदद सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, ये मैंने डाल दिया एक अदद सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल मैंने NaCl डाल दिया। अब ये NaCl क्या करेगा, ये कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेगा, इसको पकड़ लिया इसने, इसको पकड़ लिया इसने, इसको पकड़ लिया इसने। तो अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कैद हो गए, अब ये आज़ाद नहीं है, अब ये ईजिली बह नहीं सकते। तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। मैं अगर और सॉल्यूट डालूंगा तो वाटर पोटेंशियल और डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी किसी भी सोल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा सॉल्यूट होता है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड होता जाता है, उतना उसका वाटर पोटेंशियल कम से कम होता जाता है। अब सेल सैप के अंदर हमने कहा था क्या क्या है, इसके अंदर शुगर है, इसके अंदर सॉल्ट्स हैं और इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं। ये तीनों जो हैं ये सॉल्यूट के तौर पर बिहेव कर रहे हैं और इन तीनों की वजह से इसका जो वाटर पोटेंशियल है, यानी इसकी जो पानी लूज करने की एबिलिटी है, वो कम है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जो वाटर है वो प्लांट की बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। यानी अगर बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, वाटर अंदर आएगा। बताने का मकसद ये है कि ये पड़ा हुआ है रूट हेयर और यहाँ पर मौजूद है सॉइल। रूट हेयर के अंदर भी वाटर भी है और सॉल्यूट भी है, और यानी सोल्यूशन मौजूद है, और सॉइल के अंदर भी वाटर भी है और सॉल्यूट भी है, तो सोल्यूशन यहाँ पर भी मौजूद है। अब मैंने आपको बताया कि जो अंदर का वाटर पोटेंशियल है वो कम है,
तो इसका मतलब यह है कि जो बाहर का वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। पानी हमेशा मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी कहाँ से कहाँ आएगा, तो पानी मिट्टी से आएगा, किसमें? रूट हेयर के अंदर। बताने का मकसद ये था, इन केस अगर इस मिट्टी के अंदर आप बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डाल दें, मतलब इस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा नमक आ जाए, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो प्लांट का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने आपको बताया पानी कहाँ से कहाँ जाता है, पानी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो इस सिनेरियो के अंदर प्लांट से पानी बाहर चला जाएगा और प्लांट जो है उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो नॉर्मली ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो मिट्टी है उसके अंदर सॉल्यूट कम है, पानी ज़्यादा है, यानी उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, प्लांट का वाटर पोटेंशियल कम है। तो इसी वजह से जो वाटर है, कहाँ गया ये, हाँ, तो जिसकी वजह से जो वाटर है वो मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से, यानी सॉइल से मूव करता है टू लो वाटर पोटेंशियल, यानी प्लांट के अंदर मूव करता है। और यही प्रोसेस के जिसके अंदर वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, यही प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। अगर आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस के अंदर वाटर मूव करता है जहाँ वो ज़्यादा हो वहाँ से कम की तरफ। अब अगर आप गौर करें तो जो सेल सैप है, यानी सेल का सोल्यूशन है, उसके अंदर वाटर है कम, जब भी तो वो लूज़ नहीं कर सकता। जहाँ वाटर कम होगा वहाँ से लूज़ नहीं हो सकता। और जो सॉइल है उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, तो पानी हमेशा मूव करता है जहाँ पानी ज़्यादा हो वहाँ से पानी कम की तरफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और ये बुनियाद है जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ऑस्मोसिस की वजह से होता यह है कि जो वाटर है वो रूट हेयर के अंदर एंटर होता है, जिसकी वजह से रूट हेयर टर्जिड हो जाता है। अगर आपको याद हो, प्लांट सेल के अंदर जो है वो वैक्यूल मौजूद होता है। इस वैक्यूल के अंदर जब पानी जाता है तो इस वैक्यूल का साइज़ बढ़ता है और ये वैक्यूल में दीवारों से टकराने लगता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो सख्त हो जाता है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि जो सेल सैप है उसके अंदर सॉल्यूट जो है क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और वाटर जो है वो कम है। सॉल्यूट कौन से ज़्यादा हैं? सॉल्ट भी हैं, शुगर भी हैं, अमाइनो एसिड भी हैं। अब मिट्टी से जो है वो पानी अंदर आ रहा है, ठीक है, मिट्टी से पानी अंदर आ रहा है। जब पानी अंदर आएगा तो जैसे जैसे पानी अंदर आता जाएगा, पानी क्या होता जाएगा? पानी ज़्यादा होता जाएगा। तो एक वक्त आ जाना चाहिए ना कि इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो बढ़ जाए, पानी इतना ज़्यादा पानी आने की वजह से इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि जैसे जैसे इसमें पानी आता जाता है ये पानी ट्रांसफ़र होता जाता है बराबर वाले सेल में, क्योंकि अगर आप गौर करें तो बराबर वाले सेल का वाटर पोटेंशियल अभी भी क्या है? कम। इसके अंदर पानी आया, इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? ज़्यादा। पानी कहाँ से कहाँ जाता है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, तो पानी बराबर वाले सेल में चला जाएगा। जब पानी बराबर वाले सेल में जाएगा तो इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, लेकिन इसके बराबर वाले सेल का वाटर पोटेंशियल क्या है? कम है, तो पानी यहाँ से बराबर वाले सेल में चला जाएगा। तो इस तरह से जो पानी यहाँ आ रहा है वो कंटिन्यूसली आगे ट्रांसफ़र होता जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई ये प्रोसेस रिवर्स नहीं होता, ठीक है। तो पानी अंदर आने की वजह से सेल टर्जिड हो गया और सेल का जो सोल्यूशन था वो डाइल्यूट हो गया। किससे डाइल्यूट हो गया? बराबर वाले सेल थे, बराबर वाले सेल से डाइल्यूट हो गया, तो अब इसका जो पानी है वो बराबर वाले सेल मूव करना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये पानी सेल से सेल मूव करता रहता है, और फाइनली जो आपका जो दरमियान में पाइप्स होते हैं जिन्हें हम जाइलम का नाम देते हैं, तो ये पानी जो है ये उन जाइलम के अंदर एंटर करता है, और फिर जाइलम वो पाइप है कि जिनके अंदर पानी आने के बाद ऊपर चढ़ना शुरू होता है। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर पानी जाइलम के अंदर ऊपर चढ़ना शुरू होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, ये प्रोसेस कहलाता है असेंट ऑफ सैप, ठीक है। तो पानी रूट से, पानी जो है वो सॉइल से एंटर हुआ किसमें? रूट हेयर में, रूट हेयर से जो है वो एंटर हुआ बराबर वाले सेल में, और ये सेल टू सेल होता हुआ फाइनली जाइलम के अंदर एंटर हुआ। अब ये जाइलम जो है ये इस पानी को और साथ में जो मिनरल्स हैं डिज़ोल्व, इनको लेकर जाएगा ऊपर प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर, लीव्स तक ये पानी को ट्रांसफ़र करेगा, और ये प्रोसेस कहलाता है असेंट ऑफ सैप। अच्छा, अगर आप करवाना चाहते हैं रूट वाटर की एब्जॉर्प्शन, तो मैंने बताया था कि लाजमी है कि जो मिट्टी है उसके अंदर जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो कम हो, क्योंकि अगर मिट्टी के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ी तो मिट्टी का वाटर पोटेंशियल हो जाएगा कम, और जब मिट्टी का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो प्लांट का वाटर पोटेंशियल हो जाएगा ज़्यादा, और बजाय पानी अंदर आने के पानी प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी और डेथ हो जाएगी।
ओके, ये एक डायग्राम दी हुई, इसके अंदर थोड़ा सा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। अच्छा भाई देखें, ये हमारे पास एक बीकर है जिसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं। कंपार्टमेंट कैसे किए इन्होंने, दरमियान में लगाई हुई एक अदद मेम्ब्रेन जिसको कहा है पार्शियली परमिएबल। पार्शियली परमिएबल का मतलब ये है कि ये सॉल्यूट को गुजरने नहीं देगी, सिर्फ पानी गुजर सकता है। एक तरफ इन्होंने डाला कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, गाढ़ा। इस गाढ़े के अंदर क्या ज़्यादा होगा, इस गाढ़े के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा। और आपको पता है जिस सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसका वाटर पोटेंशियल हो जाता है कम। ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके अंदर सॉल्यूट क्या है, इसके अंदर सॉल्यूट कम है, यानी इसका वाटर पोटेंशियल जो है, इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। अब आपको पता है पानी हमेशा मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो पानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से मूव करना शुरू करेगा किसकी तरफ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। इट मेक्स सेंस, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम है तो क्या चीज़ ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो क्या चीज़ कम है, वाटर कम है। तो वाटर हमेशा मूव करता है जहाँ वाटर ज़्यादा हो वहाँ से वाटर कम की तरफ। तो वाटर मूव करेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, जिसकी वजह से डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो लेवल है वो गिर जाएगा। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे आ गया, और जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का लेवल था वो पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया वाटर का जो इनटेक है उसका। तो ये हमारे पास जो 1 है वो क्या है, हाँ, जो 1 है वो शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन थी किसकी, सॉल्यूट की। ये सेल सैप है, तो इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन थी किसकी, वाटर की। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का मतलब जो वाटर पोटेंशियल था वो कम था, यानी पानी को लूज़ करने की जो एबिलिटी थी वो कम थी। ठीक है, मिट्टी के अंदर जो है वो पानी ज़्यादा था। पानी ज़्यादा होने का मतलब वाटर पोटेंशियल जो था वो उसका ज़्यादा था। तो वाटर ने अंदर आना शुरू किया, वाटर जब अंदर आएगा तो इसे स्ट्रेच करेगा। तो ये कंडीशन जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। मिनरल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स को मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, जिसमें नाइट्रेट्स हैं, NO3 है, सल्फेट्स हैं, SO4 है, फॉस्फेट्स हैं, PO4 है। तो ये सारे के सारे भी रूट हेयर से आते हैं, क्योंकि सॉइल जो है वो मेन सोर्स होता है कि जिसके थ्रू ये मिनरल्स वगैरह जो हैं वाटर की तरह एंटर होते हैं। तो ये भी 2 तरीके से होते हैं, अगर ये बाहर ज़्यादा होंगे अंदर कम होंगे तो डिफ्यूजन के ज़रिए आएंगे, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं तो खाली डिफ्यूजन के ज़रिए आ जाएंगे, जो कि एग्जाम्पल है किसकी, पैसिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है, प्लांट के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, और मिट्टी के अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है, तो फिर एनर्जी लगाकर जो है इन्हें अंदर लाना पड़ेगा। और एनर्जी के लिए जो मॉलिक्यूल होता है वो ATP होता है, तो ATP की एनर्जी लगाकर इन्हें अंदर लेकर आया जाएगा। सो दिस इज़ हाउ मिनरल्स जो है वो अंदर आते हैं। तो ये हो गई वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट।